हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम कक्षा 12वीं इतिहास पार्ट 3 का बंधुत्व जाति तथा वर्ग 3 नंबर वाले क्वेश्चन इसके करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं 4-5 क्वेश्चन करवा दूँगी और इस वीडियो के बाद आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल पे बने रहो। आप इस चैनल में आपको मैं हिस्ट्री की जो क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसकी तैयारी मैं अच्छे से करवाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहे। अपनी हिस्ट्री के लिए मतलब आपके हिस्ट्री में नंबर अच्छे ही आते होंगे। मेरे चैनल बने रहोगे, मेरी वीडियोस देखोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाभारत कालीन समाज में विवाह से संबंधित कोई 3 नियम लिखने हैं। महाभारत कालीन जो समय चल रहा था तो उस समय समाज में जो विवाह संबंधित नियम थे उन नियमों में से कोई 3 नियम बताने हैं। कौन कौन से नियम हैं चलो पढ़ते हैं। गोत्र के बाहर विवाह किया जाता था, इस बाह्य विवाह पद्धति कहते हैं। मतलब एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते थे, अच्छी नहीं मानी जाती थी उस शादी को। और आपको पता होगा विवाह के 8 नियम थे, जिसमें से 4 नियम अच्छे माने जाते थे और 4 नियमों को निंदित बहुत बुरा माना गया था। तो बाह्य विवाह भी उसमें से एक नियम है, पद्धति थी। और कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था और आज भी कन्यादान को महादान माना जाता है, आप सबको पता ही होगा। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र बदल जाता है और वह पिता के स्थान पर पति का गोत्र लगाती है। पहले वो पिता का गोत्र लगाती थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और शादी होने के बाद वो अपने पति का गोत्र लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णित काल की जाति व्यवस्था की कोई 3 विशेषता लिखनी है। मतलब 3 विशेषताएं बतानी है पहले की काल की जाति व्यवस्था के बारे में। वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। वर्ण की संख्या निश्चित थी, वो 4 थी, परंतु ये जो जाति जो थी ना उसकी कोई निश्चित संख्या ही नहीं थी, निश्चित संख्या नहीं थी और अभी तक उसकी संख्या पता भी नहीं चली क्योंकि जाति बहुत ज़्यादा मतलब निचली जाति और निचली जाति के भी नीचे उप निचली जाति और उससे भी नीचे उप निचली जातियाँ होती हैं। बहुत सारी निचली जातियाँ होती हैं, इसलिए उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं पता चली है। जहाँ कहीं भी ब्राह्मण के सामने नए समुदाय में हुए जिन वर्ण की समाहित करना संभव नहीं हुआ। मतलब जो वर्ण थे ना उनमें सभी को समाहित करना संभव नहीं माना गया, वो ये कहना चाहते हैं, जिसके कारण जाति में वर्गीकृत कर दिया। अब कोई ऑप्शन नहीं था उन लोग के पास, तो इसलिए उन्होंने जाति में उन लोग को वर्गीकृत कर दिया। छोटे वर्ग मतलब छोटी जाति बड़ी जाति उसमें बांट दिया। क्या महाभारत के समय स्त्री एवं पुरुष संपत्ति पर समान अधिकार होता था? मतलब जो महाभारत में जो बताया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि स्त्री और पुरुष जो संपत्ति का अधिकार था वो समान था या नहीं था। वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। महाभारत के समय स्त्री और पुरुष संपत्ति में समान अधिकार नहीं था, बल्कि विभिन्न अधिकार था, अलग अलग अधिकार था। और पहली बात तो जो स्त्री थी उसको तो ज़मीन पे अधिकार ही नहीं मिलता था। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान बांट दिया जाता था। जो उनके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उनका जो जायदाद जो थी वो उनके पुत्रों में बांट दी जाती थी और उनके जो बड़े बेटे होते थे ज्येष्ठ पुत्र उन्हें कुछ अधिक अधिकार मतलब कुछ ज़्यादा भाग दिया जाता था। स्त्री की जो संपत्ति पर जो अधिकार था ना वो प्राप्ति नहीं था उसे। देखो ये लिखा है, उसे संपत्ति पे अधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु विवाह में मिले उपहार जो होते हैं गिफ्ट वगैरह उन पे उसे स्त्री धनी कहा जाता था और उस पे स्त्री का ही अधिकार होता था।
इस पर का अधिकार होता था। सेम लिखा है। आप कैसे कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? आपने अपना उत्तर जो है वो पक्ष में कोई 3 तर्क बताइए। और मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पता है कितनी बार रिपीट हुआ है? जब मैं पेपर दी थी, जब मैं 12th में थी, तो कम से कम ये 4, जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया ना, तो ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम मुझे दिखा ही है। और मेरी टीचर ने बोला कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं भी यही कहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। इस चैप्टर से ना सबसे मेन क्वेश्चन मेरी तरफ से तो यही होगा। चलो, बहुत ज़्यादा बोल दिया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि इसका जो विकास संस्कृत के पाठ के साथ समाहित नहीं हुआ है। शताब्दियों तक इसका पाठांतर अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता गया। मतलब अभी भी काफ़ी भाषाओं में महाभारत को लिखा जाता है, अलग अलग भाषाओं में। और महाभारत एक ऐसा, उसे महाकाव्य भी कहा गया। महाभारत बहुत अच्छा माना जाता है, इसे लोगों को पढ़ना भी चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ी हूँ, बट मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मैं पक्का पढ़ूँगी। क्या आप में से कोई पढ़ा है तो मुझे बताना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। अनेक कहानियों को इसमें समाहित किया गया था। इससे महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पूर्ण व्याख्या की गई है। उसमें जो महाकाव्य जो है उनकी कथा बताई गई है, उनमें से उसकी व्याख्या की गई, उसके बारे में बताया गया अच्छे से प्योर तरीके से। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्र में भी दर्शाया गया है। काफ़ी सारे मूर्ति वगैरह मिले हैं और चित्र जो मिले हैं ना, उनमें भी महाभारत के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं यही बोलूँगी। लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, फिर मैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन करवाऊँगी। वर्णित काल की वर्ण व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने दैव्य व्यवस्था कहा है, मतलब बताया है, दैव्य व्यवस्था बताया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो शूद्र का कार्य होता था ना, इन तीनों की सेवा करना था। ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त था, वो सबसे ऊंचे माने जाते थे। चारों वर्णों की जीविका पहले से ही निर्धारित की गई थी, कि ये चीज़ निर्धारित किया गया था कि ये कमाएगा, ये कार्य करेगा तो इससे यहाँ से पैसे मिलेंगे, कैसे कमाना है, क्या करना है, सब कुछ निश्चित कर दिया गया था। तो मेरी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें मैंने आपको 3 पार्ट में ये वीडियो मिलेगी 3 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो आप ज़रूर देखना। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, पहले 2 वीडियोज़ हैं, वो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आप ज़रूर देखना। और ये चैप्टर का 3 नंबर वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से तो ख़त्म होता है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन इसके बाद आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसी क्वेश्चन आंसर के लिए। बाय बाय।